इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज अपन अपने सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक सिंधु सभ्यता को उठाते हैं और लगभग तो अपन सभी ने सिंधु सभ्यता अच्छी तरह से अपनी स्कूल कक्षाओं ग्रेजुएशन कक्षाओं में पढ़ रखा है। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंटों के माइंड में ये सवाल उठते हैं कि सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति दोनों के अंदर क्या अंतर है, सभ्यता कैसे बनती है, सभ्यता के साथ संस्कृति का क्या संबंध रहता है और इन दोनों का मानवों के साथ क्या संबंध है, और इसके अलावा कोई सभ्यता नदी घाटी के किनारे क्यों विकसित होती है और कैसे विकसित होती है। आज अपन सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं कि सभ्यता कैसे बनती है, नदी के किनारे क्यों बनती है, संस्कृति के साथ क्या संबंध है और मानव सभ्यता से कैसे जुड़े हुए। देखो, अपना टॉपिक रहता है सिंधु सभ्यता। क्या रहता है? सिंधु सभ्यता। तो इसके अंदर दो शब्द हैं, एक तो सिंधु और सभ्यता। सिंधु तो ये सिंधु नदी का प्रतीक है और सभ्यता को अपन को समझना है। तो मैं सीधे से शब्दों में आपको बता दूं कि मानव के विकास के क्रम का प्रतीक या द्योतक क्या है? सभ्यता। मानव ने कैसे विकास किया, मानव ने आज दिन तक कैसे विकास किया, किस क्रम में, क्या उसका द्योतक, क्या उसका प्रतीक क्या है? सभ्यता। और दूसरी बात या दूसरे अर्थों में मैं बताऊं तो किसी संस्कृति का भौतिक स्वरूप क्या कहलाता है? किसी संस्कृति का भौतिक स्वरूप क्या कहलाता है? सभ्यता। अब संस्कृति क्या चीज है फिर? तो संस्कृति अपन समझते हैं कि मानव प्रजाति एक सभ्य प्रजाति मानी जाती है और मानव समाज के अंदर संस्कृति पाई जाती है। अब संस्कृति का संबंध मानवों से है और ये मानव समाज में पाई जाती है, तो अपन सभी मानव समाज के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं और वही रीति रिवाज अपनी संस्कृति होती है। तो संस्कृति क्या होते हैं? मानव समाज के रीति रिवाज। संस्कृति क्या है? मानव समाज के रीति रिवाज। और ये रीति रिवाज क्या होता है? संस्कृति तो होती है मानव समाज के रीति रिवाज और रीति रिवाज होते हैं मानव समाज या उस समाज में रहने वाले लोगों की जीवन शैली, जीवन तरीका, जीवन जीने का तरीका। तो अपन सीधे से शब्दों में बताते हैं कि रीति रिवाज किसी समाज के अंदर जीवन यापन करने वाले लोगों की जीवन शैली होती है। क्या होती है? जीवन शैली। और इस जीवन शैली से ही ये रीति रिवाज बनते हैं। अब जीवन शैली कैसे बनती है, कहाँ से आती है? किसी मानव की जीवन शैली किस पर निर्भर करती है? आपकी जीवन शैली आप पर निर्भर करती है और मेरी जीवन शैली मेरे पर निर्भर करती है। सुबह उठते ही अपने मस्तिष्क में विचार आता है कि अपन को कौन सा काम करना है और उस मस्तिष्क में आए हुए विचारों के अनुसार अपन दिन भर कार्य करते हैं। तो ये अपने दिन की क्या हुई? एक दिन का जीवनचर्या या जीवन शैली। तो जीवन शैली क्या होता है? किसी मानव के मस्तिष्क में आए हुए विचार उस व्यक्ति की जीवन शैली होती है। क्या होती है जीवन शैली?
मानव के मस्तिष्क में आए हुए मानसिक विचार उस व्यक्ति की जीवन शैली होती है। और ये मानसिक विचार कहाँ पर रहते हैं? अपने अपने मस्तिष्क में। और अपने मस्तिष्क में रहने के कारण ये विचार अमूर्त होते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते हैं। विचार कैसे होते हैं? अमूर्त, और किसी को दिखाई नहीं देते हैं। यदि इन्हीं अमूर्त विचारों को आप एक भौतिक स्वरूप प्रदान करते हैं तो क्या बन जाता है? सभ्यता। इन विचारों को आपने दे दिया भौतिक स्वरूप। क्या दे दिया? भौतिक स्वरूप। जब इसको भौतिक स्वरूप दे देते हैं तो ये एक सभ्यता का रूप बन जाता है, सभ्यता का रूप ले लेता है। और इस प्रकार संस्कृति का भौतिक स्वरूप क्या माना जाता है? सभ्यता माना जाता है, या संस्कृति का भौतिक स्वरूप सभ्यता कहलाता है। जब संस्कृति का भौतिक स्वरूप सभ्यता कहलाता है, इसका मतलब संस्कृति और सभ्यता में आपस में कोई लिंक है, आपस में कोई घनिष्ठ संबंध है। तो अपन कह सकते हैं कि इस संस्कृति के बिना इस सभ्यता का विकास नहीं हो सकता, और जब सभ्यता नहीं होगी तो ये संस्कृति पलवित नहीं हो सकती। इसलिए संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे की पूरक मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? एक दूसरे की पूरक। इसके बाद अपन आगे समझते हैं कि सिंधु सभ्यता का किसी नदी के साथ क्या संबंध होता है, या किसी नदी के किनारे क्यों विकसित होती है। तो सिंधु क्या है? एक नदी है। सिंधु क्या चीज है? एक नदी। और इस नदी के किनारे विकसित क्यों हुई? प्राचीन समय में आदि मानव का मुख्य व्यवसाय था कृषि कार्य करना। क्या था? कृषि कार्य। जब किसी व्यक्ति को कृषि कार्य करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, एक तो पानी की आवश्यकता पड़ती है, और पानी किसी नदी से या नदी, झरना या बारिश से मिल सकता है। दूसरी आवश्यकता पड़ती है उपजाऊ जमीन। कौन सी होती है? उपजाऊ जमीन। जब उपजाऊ जमीन आवश्यकता पड़ती है तो ये उपजाऊ जमीन किसी नदी के किनारे मिल सकती है, और पानी मिल सकता है किसी नदी से। जब इनको दो चीजें उपलब्ध हो गई तो ये मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार कृषि कार्य प्रारंभ कर देता है। और कृषि कार्य करता करता जब ज्यादा फसल उगाने लगता है, जब अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज उत्पादित कर देता है, तो आवश्यकता से अधिक जो अधिशेष अनाज बचत हो जाती है, उस अधिशेष अनाज को ये मानव इस नदी मार्ग से इस अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान करता है, तो इसको यातायात का मार्ग सुलभ हो जाता है। और ये सब सुविधा मिलने के कारण ये लोग इस नदी के किनारे बसना शुरू कर देते हैं। जब ये लोग यहाँ पर बसना शुरू करते हैं और लंबा समय गुजर जाने के बाद एक बस्ती के रूप में यहाँ पर बसावट बना लेते हैं। जब ये बसावट बस जाती, एक नगर विकसित हो जाता है। किसी कारणवश आपदा से ये संपूर्ण नगर या तो नष्ट हो जाता है या किसी रेत के टीले के नीचे दब जाता है। जब ये रेत के टीले के नीचे दब जाता है, लंबा समय गुजर जाता है, और अपने भारत के पुरातत्वविद इतिहासकार लोग इस पर नजर डालते हैं। और जब इस नजर डालने के बाद पुरातत्ववेत्ता इसका उत्खनन करवाते हैं। उत्खनन करवाने से ये नगर पुनः प्रकट हो जाता है, अपने सामने आ जाता है। जब ये नगर अपने सामने आ जाता है और ये नगर सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसको नाम दे दिया जाता है सिंधु सभ्यता। अब देखिए कि कैसे विकसित हुई, आप सभी को लगभग तो समझ में आ गया है। नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको वापस रिपीट करवा देता हूँ कि सिंधु सभ्यता
कैसे विकसित होती है, तो देखो मानव समाज के अंदर संस्कृति पाई जाती है। मानव समाज में संस्कृति पाई जाती है और ये संस्कृति उस मानव समाज या उस समाज में रहने वाले लोगों के रीति रिवाज होते हैं। ये रीति रिवाज उस समाज में रहने वाले लोगों की जीवन शैली पर निर्भर होते हैं और जीवन शैली उनका मस्तिष्क डिसाइड करता है कि उस व्यक्ति को कैसा जीवन जीना। जब उसके मस्तिष्क में आए हुए विचार किसी को दिखाई नहीं देते हैं और वो व्यक्ति इन अमूर्त विचारों को भौतिक स्वरूप प्रदान करता है, तो एक सभ्यता का रूप ले लेता है। और ये सभ्यता और संस्कृति के साथ एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध बन जाता है, क्योंकि संस्कृति से ही सभ्यता विकसित हुई और ये सभ्यता है विकसित हो गई, इसलिए संस्कृति उसके अंदर चलती रहेगी। इसलिए सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे का पूरक माना जाता है। सभ्यता तो संस्कृति का भौतिक स्वरूप है, जबकि संस्कृति मानव के मस्तिष्क में आए हुए विचारों का स्वरूप माना जाता है। उसके बाद नदी के किनारे कैसे विकसित होती है, उसमें के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि कार्य करना। और जब कृषि कार्य करने के लिए पानी और उपजाऊ जमीन की आवश्यकता पड़ती है, तो ये दो चीजें किसी नदी के किनारे या नदी से जल मिल सकता है। जब इन लोगों ने इस नदी के किनारे कृषि कार्य करना शुरू किया और अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन किया और इस अधिशेष अनाज को ये लोग नदी के किनारे से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया और संपूर्ण सुविधा इस नदी के किनारे मिल जाने के कारण लोगों ने या नदी के किनारे पर बसना शुरू कर दिया। जब ये बसना शुरू हुई और लंबे समय के बाद एक बस्ती के रूप में बस गए, जब बस्ती के रूप में बस जाने के कारण इस पर किसी कारण से कोई आपदा आ जाती है और आपदा से ये संपूर्ण नगर नष्ट हो जाता है और बहुत लंबा समय के बाद अपने भारत के पुरातत्वविद इस सभ्यता का वापस उत्खनन करवाते हैं। ये सभ्यता वापस पुनः प्रकट हो जाती है और सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसको सिंधु सभ्यता नाम दिया जाता है। तो इसके बाद अपन इस सभ्यता की खोज करवाते हैं कि इस सभ्यता की खोज कैसे हुई। खोज तो यहाँ तक आपको संपूर्ण लगभग सभी को समझ में आ गया, और यदि किसी का कंफ्यूजन अभी भी बना है तो आप हाथ खड़ा करके सवाल पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। यदि समझ में आ गया आप एक बार नोट डाउन कीजिएगा, उसके बाद में आगे आपको इसकी खोज के बारे में बताता हूँ।